آج کے اس پروگرام میں محترم جناب عزیز صاحب سینئر پریزیڈنٹ بار کونسل سندھ کو اس پروگرام میں شامل کہتے ہیں. جناب چیئرمین پبلک ویلفیئر ایسوسیشن نئی نجاز صاحب، محترم الطاف صاحب، ریاض صاحب، سعید صاحب اور دیگر تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. فاضل صاحب سے ادب کے ساتھ محترمانہ گزارش کروں گا ہمارے سابق چیئرمین جناب نئی نجاز صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. نئی نجاز صاحب کے بعد میں انتہائی محترمانہ گزارش کروں گا جناب عزیز صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے سینئر پریزیڈنٹ جناب عزیز صاحب ہمارا فخر، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے بعد فخر ویلفیئر کے ساتھ ہمیشہ انتہائی ہر وقت میں ساتھ دینے والے جناب اور فلاحی کاموں میں پیش جناب الطاف صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جناب الطاف صاحب فخر ویلفیئر ایسوسیشن کے طویل ترین جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ فائز میرے بڑے بھائی استاد محترم جمیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ دو اسٹیج پہ تشریف لائیں. اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں کو اسٹیج پہ بھی بلائیں گے. اللہ کے کرام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوا. جناب محترم سلیم صاحب مرحوم کی برسی منا رہے ہیں. اس برسی کو منانے کا مقصد ہرگز شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ اس برسی کو منانے کے پیچھے ہمارا ایک منشور ہے کہ فخر ویلفیئر ایسوسیشن کا ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ نوجوان نسل کو اپنے آباء و اجداد کی بارے میں، ان کی خصوصیات کے بارے میں، ان کے افکار کے بارے میں وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے ہیں. السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ نے اسے بہت زیادہ دیا بولنے کا. اور سلیم محروم صاحب کی زندگی میں جب وہ ویلفیئر کے ساتھ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور ہم جیسے نوجوانوں کو، ینگرز کو وہ موٹیویٹ کرتے رہتے تھے کہ ہم لوگ آگے آئیں اور کام کریں. تو فخر ویلفیئر کا ایک پلیٹ فارم ہے، یہ کشمیر کمیونٹی کے لیے اور ہم ینگرز کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں سے ہم بولنا سیکھتے ہیں. میں
चूँकि मास्टर ऑफ साइकोलॉजी हूँ, तो मैंने जो अपनी शख्सियत में चेंज, मेरी शख्सियत में, मेरी सोच में एक नुमाया तब्दीली रोना हुई और मैंने ये सोचना शुरू किया कि हम इंसान जो हम भाई दुनिया में नहीं आते और ऐसे आके सिर्फ अपने पेट तक रह के वापस दुनिया से चले जाएं, ये मुझे नहीं लगता कि एक इंसान का कद अल्लाह ने इतना ही रखा। तो मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान का कद जो है वो जैसे कहा जाता है कि हमें शैतान की सिर्फ दी है और फरिश्तों की सिर्फ दी है, तो हमको ऊंचा सोचना चाहिए। और श्री मनमोहन साहब की ये खुसूसियत थी कि उन्होंने मुझ जैसे नौजवान को खास करके मुझे मजबूर किया ये सोचने थे, और बिलाखिर मैंने एक हकीकी जब उन्हें डॉक्टर मेडिटेन के साथ शुरू की, जैसे उनके अंदर एक इंसानियत का जज्बा था, वो पेश रहते थे, तो कोशिश होती है कि उनको ऐसा रोल मॉडल लेके उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और लोगों के काम आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलन तस्वीर मेहमान गिरामी और तंजीम के उहदेदारान, हाज़रीन और ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आते तो बहुत सारी होती रहती हैं सलीम साहब के साथ, जाहिर सी बात है सभी लोगों की बहुत मोहब्बतें चाहतें जुड़ी हुई हैं, और आज मैं अगर यहाँ पर हूँ तो मैं भी चूँकि बहुत बचपन से उनके साथ हमारा एक ताल्लुक़ रहा, मेरे दादा के दोस्त थे और उसी ताल्लुक़ से मैं सलीम के साथ साथ जुड़ा रहा। और एक ख़ास बात, बाकी तो सारी चीज़ें होती रहती हैं, हम रखने की जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी बात करते हैं, हम उनकी खिदमत की भी बात करते हैं, लेकिन सलीम साहब की एक ख़ास जो मैं समझता हूँ कि जो उनका ज़िंदगी भर का एक मकसद था, वो था तमाम कश्मीरियों को यकजा करना और आपस में जो मोहब्बत है, जो भाईचारा है, जो कहीं हेल्प की ज़रूरत है, उसको हम रखें। मैं थोड़ा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगा। 2017 से लेकर 19 तक मुझे कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ में बतौर मेहमान बुलाया गया। मैं कराची से जाता था, यहाँ से टिकट भी मिलता था, रिहाइश भी मिलती थी। तो एक साथ मुझे ये हुआ कि मुझे लगा कि मैंने इन्हें बताना चाहिए कि भाई मैं कश्मीर से हूँ। तो मैंने कहा भैया मैं भी कश्मीर से हूँ, फलाने गाँव से मेरा ताल्लुक़ है और मुझे खुशी है कि आप मुझे यहाँ बुलाते हैं, लेकिन मुझे आप कराची वाला ना कहा करें, मैं कश्मीर वाला हूँ। उसके बाद से आज तक नहीं बुलाया। ये एक बड़ी अजीब बात है। और फिर मुझे ख्याल आया कि जो लोग यहाँ कराची में इतने मुतारिक थे, तो ये कहते थे कि भाई हम अगर एक होंगे, एक प्लेटफॉर्म से हम काम करेंगे, हम एक दूसरे को अपना समझेंगे, तभी हम किसी फोरम पर कामयाब हो सकेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये इस वक्त जो है वक्त हाजिर की बेहद ज़रूरी एक जो है वो शय है कि हम लोग आपस में जो कश्मीरियत है, जो हमारा कम्युनिटी का एक स्ट्रक्चर है, जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते रहे और कोशिशें करते रहे, अब हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही हम जो है वो ये समझते हैं कि हमें ये होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आज इन बुजुर्गों की उस नज़रिए को लेकर नहीं चलेंगे, हम एक नहीं होंगे, तो किसी भी दौर में समझता हूँ कि आगे चलकर हमारे लिए आसानी नहीं होगी। सो आसानियाँ पैदा करने के लिए, एक होने के लिए, अपने कॉजेज़ को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़े होने के लिए वही कुछ करना होगा जो सलीम साहब और जो हमारे बुजुर्गान करके जा चुके हैं। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि यहाँ आवाज़ जो है वो कानों तक नहीं पहुँच रही। सो सभा तराशी के लिए माफी चाहता हूँ। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप अपनी मौत से कोई पत्थर नहीं उठाई, समाज और बस करो पत्थर की कदर। मोहतरम सलीम साहब के साथ मेरा तल्लुक इबादत करता है, उनका दिखा तो मेरी उनकी मुलाकात गुरु मंदिर हजम से, तो वो मुलाकात से वो दोस्ती में बदल गई। फिर जाना ये पत्थर का वो दोस्त था जब पत्थर बन गया, चंद लोगों से हमें मुस्तमिल थे। इसको यकजा करने के लिए मोहतरम सलीम साहब ने फिर मुझे तो हमारे और दोस्त आबाद दोस्तों से हम लोगों को दावत दी। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप दोनों अपने घर से अंदर जाएंगे। तो उनकी इस दावत के
जिन्होंने 2003 या 2004 में मैंने पत्थर को ज्वाइन किया। ये 3 साल अदम की शदीद फैसले के बाद जो है पत्थर अटैच हो गया। तो उनके साथ हमारा बहुत बेहतरीन ताल्लुक रहा 16-17 साल तक। लेकिन उनकी एक फैसले जिला का सब बरादरी इलाकाई का सबसे है कि फैसले के कराची में रहने वाले तमाम कश्मीरी आपस में एक हैं। अगर एक लोग से कोई तकलीफ होती है तो वो ऐसा हो कि हर एक आदमी उस तकलीफ को महसूस करे कि ये तकलीफ होते हैं। तो ऐसे लोग जो है ना जिंदा रहते हैं, दुनिया से तो पर्दा करना चाहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहने वालों के लिए एक मिसाल बन के चले जाते हैं। आज वो ज़मीन के नीचे हैं, हम ज़मीन के ऊपर हैं, कल हमने भी इसी ज़मीन के नीचे जाना है। लेकिन उसके लिए हमें भी जो है ना लोगों के साथ पड़ोस पे यानी कश्मीरी ना हो, आपका पड़ोसी हो, किसी मज़हब से तल्लुक़ हो, किसी से अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो, बीमार है, उसकी गद्दार कुर्सी, ये हमारा मज़हब भी कहता है, ये हमारे दोस्तों के हुकूक में भी आते हैं। ये हमारा वेलफेयर का एक ही यही सबक है कि काम हो दूसरी पे, चाहे वो किसी नस्ल से हो, किसी मज़हब से हो, किसी बरादरी से हो, हमारा मकसद हो किसी दूसरे की मदद करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। स्टेज पर बैठे लोग अस्सलाम वालेकुम। सलीम साहब की ज़िंदगी पे बात कर लेंगे तो मेरे पास से एक दो घंटे बात करने कम है, लेकिन यहाँ जो माइक की पोजीशन है तो ये है कि भाई यहाँ से मेरा नाम पुकारा तो बड़ी मुश्किल से जो है मुझे समझ है कि मुझे बुलाया गया है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं जितनी लंबी बात करेंगे तो लोग मेरे पास बात तय होंगे। तो मैं सलीम साहब की ज़िंदगी में दो इल्फाज ना करते हुए उनका समय ख़त्म कर दूँगा कि मैं जब से बचपन में आया तो उसमें जो सारा किरदार था वो सलीम साहब का जब उनकी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप सब लोगों को पता गया है कि वो कैसे कर रहे थे। बिल्कुल आखिरी दिनों में उन्होंने ज़बरदस्ती जो है हम लोगों को वेलफेयर में एक्टिव किया। तो होगा कि आप जब लोग आ गए हैं तो वेलफेयर चलेगी। तो मतलब उनकी बेशुमार वेलफेयर के लिए कुर्बानियाँ उसका अगर जिक्र करना भी चाहिए तो वो बताना चाहिए। लेकिन माइक की सूरत आप देखते हुए अगर हम ज़्यादा टाइम लगे यहाँ स्टेज पर शायद आवाज़ आ रही है, लेकिन पीछे जो लोग बैठे हैं मेरे पास किसी को बात समझ नहीं आ रही है। लिहाजा मैं अपना ख्वाब हो जो यहाँ पे स्टेज पर सेम लोग बैठे हैं तो उनको देते हुए इसी को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। और अगर मैं सलीम साहब के बारे में अगर आप सब दोस्तों को बताऊं, क्योंकि सलीम साहब वो इंसान थे कि जिनका मेरा ज़ाती तौर एक ताल्लुक था, क्योंकि हमारा एक कारोबार भी था, बहुत ज़्यादा मैं भी ट्रांसपोर्ट लाइन में भी था। तो वो ऐसे शख्स थे कि मेरे ख्याल में अल्लाह ने ऐसे बेटे जन्म देने छोड़ दिए। वो शख्स अगर उसके पास कोई आता था कि मुझे पैसों की जरूरत है तो वो किसी से कर्जा लेके अपनी जात के ऊपर कर्जा लेके तो वो किसी की मदद कर देता था और वो बाद में उसको कर्जा जो लिया था वो वापस करता था। अगर मैं ये कहूं, अगर जमीर साहब से मैं शुरू करूं तो जमीर साहब वो इंसान है जो वेलफेयर के लिए, जो किसी की मदद के लिए, जो किसी इंसान के काम के लिए दिन और रात एक करते हैं। और ये एक स्कूल चलाते हैं। मेरे ख्याल में जिस स्कूल की तादाद 200 या 150 होगी उसमें से 30-25 बच्चे ऐसे हैं जिनको ये मुफ्त दाखिला देते हैं। और फिर उनमें से भी 15-20 ऐसे हैं जिनको खाने भी लेके देते हैं, उनको यूनिफॉर्म भी लेके देते हैं। यही इंसानी खिदमत है। और जमीर साहब माशाअल्लाह एक पढ़े लिखे खानदान से हैं, एक पढ़े लिखे घराने से हैं। ये बेहतर जानते हैं कि तालीम की क्या कदर कीमत है। और वो इन्होंने ये कोई नहीं किया हुआ है कि वो खाली कश्मीरी कौम के लिए ही है, बल्कि जो स्टूडेंट इनका वो पाकिस्तान से किसी बरादरी का हो या किसी कबीले का हो या किसी इलाके का हो, वो इनके लिए ऐसा ही है जैसे इनके लिए अपने घर के बच्चे। अगर मैं यहाँ जिक्र करूं
تو جاوید شاکر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ جب ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو پکارا، چاہے وہ پیسوں کے لیے کسی کی مدد کرنی ہو، چاہے وہ کسی اور حوالے سے، تو انہوں نے لمبائی کہا۔ اگر میں ذکر کروں تو یہ موجودہ صدر ہے جناب فاضل صاحب، تو یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ آج اگر ویلفیئر، پکڑ ویلفیئر یہاں تک پہنچی ہے، اس اسٹیج پہ کھڑی ہے، یہ چند لوگ ہیں جن کے بنا پر یہ ویلفیئر آج بھی چل رہی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی لوگ چلائیں گے۔ اور جو ان کے نوجوان ہیں، میں ان کو بھی دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ یہ سیکھنے کا عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے گزر کے آنا پڑتا ہے۔ آج یہ لوگ سیکھ ہوئے ہیں، کل یہ عام نوجوانوں کی طرح یہ بھی اسٹوڈنٹ تھے، یہ بھی چھوٹے بچے تھے، لیکن آج ان کے بچے آپ کی عمر کے ہیں، تو انہوں نے ظاہر جو ہمارے بڑے تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، جیسے میں نے مثال دی سردار اشرف صاحب کی، جیسے ہمارے جمیل صاحب کے انکل سردار یونس صاحب تھے، جو کہ آج کل یہاں پر نہیں ہے، کشمیر میں رہ رہے وہ، تو وہ ٹینکر ایسوسی ایشن کے صدر بھی تھے، اور میرے خیال میں کوئی کم بھی ایسا دن ہوگا 24 گھنٹوں میں کہ انہوں نے اپنا کام کیا گا، باقی تو لوگوں کے کام کاج ہی کرتے تھے۔ تو یہ حقیقت یہ بات ہے کہ پتھر کی سرزمین وہ اتنی زرخیز سرزمین ہے کہ جس نے ایسے بیٹے جنم دیے ہیں کہ جو انسانی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے بہت بہت برفریں دیکھی ہیں، ہم نے مختلف برفر میں پروگرام کیے ہیں، لیکن واللہ میں نے جو پتھر برفر کے چیلنج سامنے ہیں، جو ان کے فنڈ میں جب دیکھتا ہوں، کیونکہ ان کے برسا گروپ میں میں بھی ہوں، تو کسی کا اگر گھر جل جائے اس کو گھر پورا بنا کے دینا، کسی کی اگر کوئی ایکسیڈنٹ میں، وہ ایک کا لڑکا میرے گھر میں، اس کا کاشف نام ہے، یہاں چلو نام تو نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اس کا ایکسیڈنٹ سے دونوں کاموں سے وہ معذور ہو گیا، لیکن اس کو کاروبار کر کے دینا، اور ایسے ہی جو وہاں کے جو بچے ہیں، جو زیر تعلیم ہیں، جو افورڈیبل نہیں ہیں، ان کی تعلیم کا بھی ٹھیکہ پتھر ویلفیئر کے چند لوگوں نے اپنے سر پہ لیا ہوا ہے۔ اور میں اگر نئی بجاج صاحب کی بات کروں تو نئی بجاج صاحب یہ بیسیکلی ایسے انسان ہیں کہ ہم سب لوگ ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ اگر میں سردار عزیز صاحب کی بات کروں تو یہ بھی وہ سردار انتاب صاحب کی بات کروں تو کشمیریوں میں ایک یہ وہ نام ہے جو ہر ٹائم ہر کشمیری کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ دن اور رات، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں، یہ اپنی پرواہ کیے بغیر یہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور یہ کھڑے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ کوئی سلیم صاحب نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی تھی، تو سلیم صاحب بہت زیادہ سرمایہ دار انسان نہیں تھے، اور یہ جو جتنی فوٹو لگے ہوئے رفیق صاحب ہوئے اور دوسرے ہیں پرویز صاحب ہیں میرے گھر میں، تو یہ سفید پوش لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ وہ کام لگایا ہوا تھا جو میرے خیال میں اگر کوئی کھرپتی بھی ہو، کوئی ارپتی بھی ہو، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے جو یہ کام کر کے گئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے راستے پہ ہم آج چل رہے ہیں، اور یہ ہمیں وہ درس دے کے گئے ہیں کہ یہ انسانیت کی جو خدمت کا درس ہے، آج ہم سب اس پہ چل رہے ہیں۔ تو میں پتھر ویلفیئر کا اور بے خصوص آصف صاحب کا اور مرتضیٰ صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، ہمیں یہ موقع دیا اس اسٹیج پر ہم خراج تحسین پیش کر سکیں جو محروم ہو گئے ان کو۔ تو میں اپنی طرف سے پتھر ویلفیئر کی انتظامیہ اور پتھر ویلفیئر کے جتنے ذمہ داران ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے اس اسٹیج کی خاطر سے کہ یہاں
मेरे ख्याल में सब लोगों को दावत हुई होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब अपना इलेक्शन शुरू करते थे तो वो सबसे पहले शरीफ साहब के पास आते थे जी हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन ये उन लोगों की बदकिस्मती है कि आज शरीफ साहब की मेरे ख्याल में ये 5वीं पर्ची है, वो लोग कहीं मुझे कहीं नजर नहीं आए। बहरहाल ये अगर वो भी जहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, हम सब मिल बैठते, हम आपस में मिलके मशवरा करते और सब मिलके कोई अच्छा काम करते। और इसमें जो भी कमी कोताही है तो पत्थर वेलफेयर की बात नहीं करता हूँ, देखो जो हमारी और भी काफी वेलफेयर आए हैं उनमें हमें मिलजुल कर उनकी भी रहनुमाई करनी चाहिए, उनकी जो कमी कोताही है उसको भी दूर करना चाहिए। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं इसी पे इख्तिताम करता हूँ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मेहमान ग्रामी, पंडाल में बैठे हुए मेरे भाइयों, पत्थर वेलफेयर एसोसिएशन के दौरान खवातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज सबसे पहले सलीम साहब को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी वजह से आज यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि उनकी खिदमत का यही एतराफ़ है कि हम आज एक साथ यहाँ पे उनकी याद बना रहे हैं। ये पत्थर में पैदा हुए और यहाँ उसूल रोजगार की खातिर कराची में आए और कराची में आकर मेहनत मजदूरी करके उनने लोगों की खिदमत की और दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल किया है। आज हम यहाँ पे बिलखसूस यहाँ नौजवान बैठे हुए हैं, उनसे बहादुर होकर मैं कहता हूँ कि हम अगर इन जैसा नहीं बन सकते तो कोशिश कर आप लोग इस बात के मुस्तहिक हैं कि आपने उनके मिशन को जारी रखा हुआ है और उनके किरदार को जिंदा रखा हुआ है। इसके साथ मैं दीगर जो पत्थर वेलफेयर एसोसिएशन के जो अहबाब थे, रफ़ीक साहब, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। मोहतरम परवेज साहब और खुर्शीद साहब, क्योंकि इनके साथ मेरा डायरेक्टली ताल्लुक रहा है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए और इन तमाम अहबाब को खराज तहसीन पेश करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। स्टेज पे बैठे हुए दुआएं कराम और मेरे सामने बैठे हुए मेरे वतन के गोशा से ताल्लुक़ रखने वाले भाइयों, नौजवानों, बहनों, भाइयों, मैं आज पत्थर वेलफेयर की इंतजामिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने आज हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ मिल बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं और उन लोगों के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं जिनको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब मैं वकालत में नहीं था और इसी कराची में तालीम हासिल करने आया था। और मैं समझता हूँ कि सियासत का और समाज का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। सियासत को यूँ बदनाम करके लोगों ने कह दिया, कोई बुराई है, बुराई नहीं। अगर सियासत को समाज से निकाल दे तो समाज नहीं मिलता, समाजी वेलफेयर कोई चीज़ नहीं। और सियासत बात की नज़र में लोगों को रहनुमाई करने का नाम है, वेलफेयर इसमें भी है, वेलफेयर इसमें भी है। और इंसानों और अवामों में बुनियादी फर्क ही सियासत और समाजियत का है। अगर ये दो लफ्ज़ निकाल दें तो कायनात की हिस्ट्री एक जैसी बन जाएगी। इस दो लफ्ज़ों ने कायनात में इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा। तो आज मेरा ताल्लुक
जनाब सलीम साहब से 2 तरह का था। अभी इन्होंने ये वेलफेयर नहीं बनाई थी और कराची की रोडों पे मुख्तलिफ जगहों पे कश्मीर के हवाले से, कश्मीर की आज़ादी के हवाले से, कश्मीर की मुख्तारी के हवाले से एक जदीद ने मैं भी भरोसा कारकुन था मेरे दोस्तों की तरह। तो मैं यहाँ एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद दूसरा जुमला पढ़ूंगा। तो याद माजी आज़ाद है या अरब, याद माजी आज़ाद है या अरब, छीन ले मुझसे आज़ाद मेरा। मैं जब पहली बार यहाँ जम्मू कश्मीर डिवीजन का सदर बना और सदर बनने के बाद सलीम साहब से मेरी मुलाकात मेरे ही सिरनामी सरदार मोहम्मद अजीज खान जो आज हमने दुनिया छोड़ चुके हैं, सारी दुनिया एक किनारे पे रहे, उन्होंने मुलाकात कराई। हम शायद उस वक्त को फंक्शन करने में क्राइसिस में थे, क्योंकि हम सारे लोग मेहनत करते थे, इंजीनियरिंग करते थे, हम में से कोई भी पेश वाला नहीं होता। पेश वालों की जरूरत नहीं होती दुनिया के बाद। समाजी तंजीमें या सियासी तंजीमें, कारकुनान या जदोजहद करने वाले वही लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो महसूस करते हैं, दर्द रखते हैं, वही काम करते हैं। तो मुझे अजीज साहब जब उनके पास देखेंगे तो हमने कहा कि हम कल बरसी में आ रहे हैं बरसात की और हमारे पास फंड्स कम है। और उस वक्त में ये मैं बात कर रहा हूँ 1991 की, उस वक्त में 500 रुपया बड़ी है, ये तो 1500 में हमारा पूरा फंक्शन हो जाता था। तो मैं समझता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि सलीम साहब ने सबसे पहले जो मेरा उनसे ताल्लुक बना वेलफेयर के हवाले से नहीं, सियासत के हवाले से बना, JKLF के हवाले से बना, JKLF को उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। और यहाँ दोस्तों ने कहा बिल्कुल सही कहा, क्या जी अपने लिए दिए तो क्या दिए, इस जमाने के लिए, मैं सिर्फ दूसरों के जमाने के लिए, क्योंकि यही इसी तरह के लोग, इसी तरह के फिक्र पे चलने वाले लोग दुनिया की तारीखों को बदलते हैं, गुलामों को आज़ादियाँ दिलाते हैं। आज़ादी हमेशा महफूज लोगों की जरूरत होती है। जो सलीम साहब को मैं इस पक्खर कल्पना से भी ज़्यादा इस हवाले से जानता हूँ और इस हवाले से रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ कि वो मोहित वतन सच्चे पक्के खरे कश्मीरी। जाजिद साहब के साथ बैठने वाले, उठने वाले जो उस वक्त बैठे मुझे मिले थे थोड़ी देर पहले शुरू में जब लोग थे वो उस वक्त मेरे साथ होते थे हमारे। तो उस वक्त से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हात तक हमें उनसे ताल्लुक वास्ता रहा। और अक्सर वेलफेयर जब बनी तो मैं हर दफ़ा यही कहता रहा कि मुझे आज़ादी मेंबरशिप दे दें पक्का वेलफेयर वाले, जहाँ आपको जरूरत पड़ेगी मेरी। मैं वकालत के शोबे से मैंने माजी में भी पिछले साल भी कहा था, उससे भी सुधार मिला था। ऐसा अगर मुझे बोले तो पहले मुझे मेंबरशिप देंगे, मुझे भी आपको मेंबर कहेंगे तो आपको होगा बनना पाएगा नहीं। मैं आपका मेंबर हूँ, आप में से हूँ। मेरे नज़दीक एडमिनिस्ट्रेटर को पक्का पहले एक ही यूनियन काउंसिल थी, तादादें बढ़ती जाती है, इंतजामी तकसीमें होती जाती हैं। तो यहाँ आप और मैं श्रीनगर को भी अपना समझते हैं, जम्मू को भी अपना समझते हैं, लद्दाख को भी अपना समझते हैं, गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना समझते हैं, वहाँ हम तो एक घर के लोग हैं। तो हम सारे ही करते हैं और ये सारे आज बैठे हैं हम कि यहाँ सलीम साहब और उनके दूसरे साथियों को बड़ा जैसे पेश करें। ये हम उनके एहसान नहीं कर रहे हैं कि हम अपनी जात पे उनकी कुर्बानी के नतीजे में अपने आप को उनके साथ जोड़ रहे हैं। वरना ऐसा कानून का है जिसकी वजह से आज हम सारे यहाँ जमा हुए। दोस्तों, किसी ने कहा कि 3 तरह होती हैं, किसी माशरे की, किसी बिजनेस की, किसी मार्केट की। नंबर 1 कहने की ब्यूटी होती है, खूबसूरती। बच्चा पैदा होता है कितना खूबसूरत होता है, फिर लोग अच्छे कपड़े पोशाक पहनते हैं, खूबसूरत लगे, अच्छे लगे, और फिर आगे चलते हैं। दूसरा फार्मूला क्या गया, क्वालिटी। अगर पढ़े तो क्वालिटी वाइज एजुकेशन हासिल करे, अगर कोई कारखाना लगाए प्रोडक्शन दे तो क्वालिटी वाली प्रोडक्शन दे। और इन दोनों की अहमियत अपनी जगह, मगर एक वक्त आता है कि ब्यूटी पैरिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, कहीं गुर्बत आ जाती है, कहीं उस तरीके से ब्यूटी भी ख़त्म होने वाली चीज़ साबित हुई। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की क्वालिटी पे
آج دیکھیں نا چائنا نے بہت ساری چیزوں میں جاپان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تو کوالٹی میں فرق تو آ گیا. تو اس کوالٹی کو دیکھیں مارکیٹ میں اگر وہ کوالٹی لے کے جائے گا ان کو کوئی گاڑی خریدے گا نہیں, کہیں انویسٹ کرنا پڑے گی, کوالٹی میں بھی فرق آتا ہے. تیسری چیز ہے ریئلٹی. پر ریئلٹی نیا اور کم جو ہے حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سلیم صاحب ہم سارے لوگ ریاست جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں جو 4,500 سال سے مختلف اخبار میں مختلف طرح سے غلام ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں آج بھی آپ میری نسل میں صحیح آزاد ہونا ہوگا. تو ان بزرگوں کو یہاں سوشل ویلفیئر کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, ان کو نظریات کے حوالے سے بھی جانا جانا چاہیے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ آپ کا میرا وطن آزاد ہو, تاکہ اس آزاد وطن میں پھر ہم یہ سماجی چیزیں لوکل سیلف گورنمنٹ یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. کتابیں بڑی بڑی ہیں لائبریری میں جائیں کہ سوشل ویلفیئر کس طرح کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ آپ کا میرا نہیں, آج پوری دنیا میں سوشل ویلفیئر کے لیے لوگ ایون مسلمان سے اگر غیر مسلم بھی بہت سارے آپ سے ہم سے زیادہ سوشل ویلفیئر کا اکاؤنٹ ہے. تو میں جناب سلیم صاحب اور آپ کے دوسرے ساتھی پرویز صاحب, رفیق صاحب جو پچھلے سال میرے گھر میں پروگرام میں تھے جب برسی کی, اس کی برسی کے بعد ان کی جاتی, ان سارے لوگوں کے لیے میں آپ سارے دوستوں میں آئیے ہم اللہ علیہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھوٹی موٹی وجہ سے درگزر کرتے ہوئے انہیں جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام دے, اور ان کے پسماندان کو, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو وہ سلمان چہنے کی توفیق دے. یہی ہم باشی مسلمان کی کر سکتے ہیں. انہیں بات کے ساتھ آپ سے جلسوں کا شکریہ. ہماری زندگی کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہماری منشا سے نہیں ہوتی ہے, وہ ہماری مرضی سے نہیں ہوتی ہے, بلکہ ہماری زندگی کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تو ہمارے خالق کا کام ہے. اور اسی طرح جو ہماری زندگی کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی ہماری منشا سے نہیں ہوتی ہے, ہماری مرضی سے نہیں ہوتی ہے. آج ہم ایک سفر پلٹتا اور اگلے سفر پہ لکھا ہوتا ہے ختم شد, اور ہماری زندگی کی کہانی کا وہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے. لیکن ہماری زندگی کی جو یہ کہانی ہے اس کی ابتدا اور اختتام کے درمیان کے جو سفر ہوتے ہیں وہ خالی ہوتے ہیں. وہ ہمارے خالق نے اس کا اختیار ہمیں دیا ہوا ہے کہ ہم ان سفروں پہ اپنی زندگی کی کہانی کیا لکھتے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی کی اس کہانی میں کوئی ایسا کردار تخلیق کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے؟ کیا ہم زندگی کے اس سفر میں وہ نشانیاں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آنے والے جب وہاں پہنچے تو ان کو پتہ چلے کہ یہاں سے کوئی گزرا تھا؟ اشفاق احمد صاحب ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ زندگی وہ واحد ہوتا ہے جس کا بیج تو ہم زمین کے اوپر لگاتے ہیں لیکن اس کا جو پھل ہے وہ ہمیں زمین کے نیچے جانے کے بعد ملتا ہے. کیا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ بیج لگا پاتے ہیں جس کا پھل لوگوں کی دعاؤں کی صورت میں ہمیں زمین کے نیچے جانے کے بعد ملے؟ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کی اس کہانی میں کوئی ایسا کردار سلیم صاحب کی طرح کا کوئی ایسا کردار تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو ہمارے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ہمیں لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھے, جو ہمارے حلقہ احباب کے جو لوگ ہیں ان کا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو ان کی ان دعاؤں میں ہمارا ذکر ہو. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پتھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی وہ خدمت کر رہے ہیں جو میں زندہ سلامت ہونے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا. تو یہ حسرت میری رہے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوصلے کی کس قدر آبیاری دی ہے کہ وہ دنیا میں نہ ہونے کے باوجود بھی پتھر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی وہی خدمت کرے جا رہے ہیں جو کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرتے تھے. میری اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کافی ہو چکا ہے, میں اسپیچ کے لیے آئے تو اسپیشلی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ آج کی 10 بجے کی ٹائمنگ اور کی کرونے کی وجہ سے تو میں خاص طور پر میرے
काफ़ी बुजुर्गान बैठे हुए हैं, अल्ताफ खान साहब हैं, अजीज एडवोकेट साहब हैं, सीनियर प्रेसिडेंट सुप्रीम बार काउंसिल, और मलिक ख्याली साहब हैं, UC2 और CJC के सदर, और मेरे जितना भी मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, आज मेरी माएँ बहनें, तो मैं सबका दिल के भाइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए, हमें हौसला बख्शा। आप लोगों का ये हौसला हमें हमारे लिए आगे बढ़ने की एक एनर्जी